सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं वो है यूपीएससी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। यानी कि फाइनली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग, चाहे वो संघीय लोक सेवा आयोग है, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग है या फिर वो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहां नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहां पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 इयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। देखिए सबसे पहले हम इसके इतिहास की बात करते हैं
क्योंकि इतिहास की बात करना बड़ा आवश्यक है। 1919 में जो अधिनियम ब्रिटेन सरकार द्वारा जारी किया गया था, उसमें इस चीज का उल्लेख था कि भारत में केंद्रीय सेवाओं की भर्ती के लिए अपना एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। लोक सेवा आयोग होना चाहिए, ऐसा उल्लेख किया गया था 1919 के अधिनियम में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है और काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। इसका उल्लेख सबसे पहले कब किया गया, कहाँ किया गया? तो 1919 का जो अधिनियम था, जिसका नाम क्या है, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में सबसे पहले इस चीज का उल्लेख था कि भारत में अपना एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। अब ये लोक सेवा आयोग कैसा होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, इस संदर्भ में एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था ली आयोग। और ली आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1923 में, और ली आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे सर रॉस वॉकर। सर रॉस वॉकर इसके अध्यक्ष थे। और ली आयोग की अनुशंसा पर, ली आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर 1926 में, सबसे पहले 1926 में सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर दिया गया। तो देखिए 3 फैक्ट हैं। सबसे पहले उल्लेख कब किया गया? तो 1919 के अधिनियम में। दूसरी बात, सबसे पहले लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1926 में। और किस नाम से? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। देखिए वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, वह संघीय लोक सेवा आयोग नहीं था। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन तो 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर था वो किस आयोग के आधार पर तय किया गया? तो वो आयोग था ली आयोग, और जिसके अध्यक्ष थे सर रॉस वॉकर। इस आयोग की अनुशंसा पर, सिफारिश पर 1926 में सीपीएससी का गठन किया गया। मैं इन फैक्ट्स को एक बार थोड़ा लिख देता हूं क्रम में, क्योंकि आगे भी हमें इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले 1919 के अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया, क्लियर। फिर 1923 में ली आयोग की अध्यक्षता, ली आयोग की अनुशंसा पर 1926 में सीपीएससी का गठन किया गया। इतनी बात क्लियर। फिर आपको आइडिया होगा कि 1935 का अधिनियम जब आया था, 1935, तो 1935 के अधिनियम में इस सीपीएससी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? एफपीएससी, यानी कि फेडरेशन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग। यह संघीय लोक सेवा आयोग तो बन गया था 1935 में, लेकिन यह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं था, यह फेडरेशन था। और आपको आइडिया होगा कि फेडरेशन शब्द का अर्थ भी संघ होता है और यूनियन शब्द का अर्थ भी संघ होता है, लेकिन इन दोनों शब्दों में बड़ा लंबा चौड़ा फर्क है। फेडरेशन का अर्थ होता है कि एक समझौते द्वारा बनाया गया संघ जो कभी भी टूट सकता है, लेकिन यूनियन का अर्थ होता है पैदाइशी संघ, जो संघ के रूप में ही पैदा हुआ था, जो कभी टूट नहीं सकता। तो फेडरेशन शब्द भारतीय जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे मैच ही नहीं कर रहा। फेडरेशन शब्द हमारी प्रकृति से मैच ही नहीं करता, इसलिए हमने वर्तमान में इसकी जगह क्या रख रखा है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि भारत फेडरेशन नहीं है, भारत एक यूनियन है, भारत एक संघ है। और अनुच्छेद 1 में इसके बारे में अच्छे से लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। यानी कि इंडिया जो कि भारत है वो क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट है, राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं है। अतः 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमने एफ को बदल कर क्या कर दिया? यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 आंकड़े बन गए हैं और अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सारे। सीपीएससी बनाया गया 1926 में,
एफपीएससी बनाया गया 1935 में और यूपीएससी बनाया गया 1950 में। तो देखना, पहले सी है, फिर एफ है और फिर यू है। ये अल्फ़ाबेटिक रूप में पढ़े हैं, पहले सी आता है, अगर हम क्रम से पढ़ते हैं तो फिर एफ आता है, फिर आगे बढ़ते हैं तो यू आता है। इसी तरीके से ये पहले 26 है, 35 है, 50 है। 26, 35, 50 ये भी बढ़ते हुए क्रम में है और सी, एफ और यू ये भी क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो थोड़ा याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, अगर ऐसा याद रखना पड़े तो। अब हम देखते हैं कि जो वर्तमान में हमारा यूपीएससी है, संविधान में उस संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन नियुक्ति करता है, कितना कार्यकाल होता है और क्या क्या काम करता है। तो मित्रों मेरे साथ बने रहिए, हम शुरू करते हैं यूपीएससी को। अनुच्छेद 315 में ये लिखा गया है कि केंद्र में भर्तियां करने के लिए एक यूपीएससी होगा, राज्य में भर्ती करने के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और इसी तरीके से अगर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर केंद्र सरकार से निवेदन करें कि उनका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो जॉइंट रूप में होना चाहिए, संयुक्त होना चाहिए, तो उनके लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जा सकता है। और इन तीनों ही बातों का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 315 में। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो 315। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, 315। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो 315। तो 315 में ही इसके गठन का उल्लेख है। तो यहाँ पर हम यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी शब्द का प्रयोग न करते हुए सिर्फ इतना प्रयोग करें, लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग के गठन का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 315। अब लोक सेवा आयोग वो संघीय भी हो सकता है, वो राज्य का भी हो सकता है और वो ज्वाइंट भी हो सकता है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, मैं इसको अब पब्लिक सर्विस कमीशन लिखूंगा, न कि यूपीएससी एसपीएससी। आप थोड़ा समझना, पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने सदस्य होंगे इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन कितने सदस्य होंगे, कितने सदस्य बढ़ाए जाएंगे, अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो यूपीएससी में सदस्य संख्या बढ़ाने का जो पावर है, जो शक्ति है, वो है राष्ट्रपति के पास। और एसपीएससी में अगर किसी भी प्रकार की सदस्य संख्या की वृद्धि करनी है तो ये पावर रहेगी गवर्नर के पास। यूपीएससी में सदस्य संख्या का निर्धारण करना और सदस्य संख्या में वृद्धि करना, ये शक्ति रहेगी राष्ट्रपति के पास। और जो राज्य का लोक सेवा आयोग है उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। तो ये हमने इस पद का जिक्र कर लिया। अब हम सेम क्रम में पढ़ेंगे इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्या उस संदर्भ में कोई कॉलेजियम होता है, उन सब का हम जिक्र करते हैं। क्वालिफिकेशंस यानी कि योग्यताएं, योग्यताओं का जिक्र करते हैं मित्रों। क्योंकि हमारे पास सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है, हमने कहा हमें सदस्य संख्या नहीं पता, तो योग्यताओं के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 317 में कि आयोग मतलब केंद्र का, राज्य का, संयुक्त कोई भी, आयोग के संभवतः कम से कम आधे सदस्य ऐसे होंगे जिनको 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होगा, जिनको 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होगा, कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए। और बाकी के जो आधे सदस्य होंगी उनकी योग्यता क्या होगी, इस संदर्भ में हमारा संविधान क्या है, मौन है, यानी कि इस संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आधे सदस्य, हमें नहीं पता कितने हैं, हम यहाँ पे कोई आंकड़ा फिक्स नहीं कर सकते। वैसे देखिए अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में 1+10 सदस्य संख्या अभी निर्धारित की हुई है। तो आप अगर यहाँ पे आधे से अधिक का मतलब फंडा लगाते हैं और आप ये कह दें कि कम से कम 5 सदस्य ऐसे होंगे जिनको प्रशासनिक अनुभव हो 10 वर्षों का, तो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 फिक्स आंकड़ा संविधान में नहीं है। सदस्य संख्या 20 भी हो सकती है, फिर यहाँ पे 10 हो जाएंगे।
यहाँ पे 40 भी हो सकती है, फिर यहाँ पे 20 हो जाएंगे, यहाँ पे 8 भी हो सकती है, फिर यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो हम 4, 5, 10, 20 इसको फिक्स नहीं कर सकते। तो हम अनुपातों में बात करेंगे कि आधे सदस्य जितने भी हैं उससे आधे सदस्य जितने हैं वो ऐसे होंगे जिनको पिछले 10 वर्षों से प्रशासनिक अनुभव है, यानी कि 10 वर्षों तक वे प्रशासनिक पद का अनुभव ले चुके हैं। उनको हम लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त करेंगे। और बाकी के जो आधे सदस्य हैं वो कैसे होंगे हमें पता नहीं, संविधान मौन है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए, प्रश्न ये आ गया है, सत्य असत्य आपसे कथन पूछा जा रहा है और लिखा गया है कि लोक सेवा आयोग के संभवतः सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति हो सकेंगे जिनको 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव हो। तो मित्रों, ये कथन गलत है या सही है? तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब आप पूछेंगे क्यों है? तो ये लिखा गया है कि क्वालिफिकेशन के बारे में क्या लिखा गया है कि कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनको 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है। लेकिन अगर हम सारे के सारे ऐसे व्यक्ति नियुक्त कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? क्योंकि बाकी के आधे सदस्यों के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम उनको भी इसी में रख लेते हैं। तो कर तो सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर संविधान मौन है, तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी चला सकते हैं। और हमने अपनी मर्जी चलाई, हमने सारे के सारे सदस्य ऐसे नियुक्त किए जिनको 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है। कर सकते हैं तो उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिख दिया जाए कि अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य ऐसे होंगे जिनको 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है, अगर ऐसा बोल दिया तो कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है कि हमें कम से कम आधे सदस्य ऐसे चाहिए, बाकी के आधे सदस्य चाहे कोई भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्वालिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे इनकी अपॉइंटमेंट की, नियुक्ति की। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं नियुक्ति के बारे में। और नियुक्ति मैंने आपको बता रखा है कि जब भी नियुक्ति का प्रश्न आता है, अगर यूपीएससी में आपसे सदस्यों की और प्लस अध्यक्ष की नियुक्ति पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? प्रेसिडेंट। और अगर मान लेते हैं कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्यों प्लस अध्यक्ष की नियुक्ति पूछ रहा है तो कौन करेगा? गवर्नर, राज्यपाल। मुझे लगता नहीं इसको रटने की आवश्यकता है। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, रटना नहीं है मित्रों, क्योंकि रटी हुई चीज़ दिमाग में ज़्यादा समय तक स्थायी नहीं रह सकती। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई हमें परेशानी नहीं आएगी। तो नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल, बस इतना सा फंडा है। अब हम बात करें टेन्योर की, यानी कि कार्यकाल की। तो कार्यकाल में थोड़ा सा उलझा हुआ कॉन्सेप्ट है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष, और इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65 वर्ष। इनकी टेन्योर 6 वर्ष और रिटायरमेंट एज 65 वर्ष। लेकिन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में क्या लिखा हुआ है? कार्यकाल तो 6 वर्ष है, टेन्योर तो 6 वर्ष है, लेकिन रिटायरमेंट एज कितनी है मित्रों? 62 ईयर्स, यानी कि 62 वर्ष की आयु में उनको सेवानिवृत्त होना ही पड़ेगा अगर वो राज्य लोक सेवा आयोग में काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति संघीय लोक सेवा आयोग में काम कर रहा है तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। कार्यकाल में आपको एक बात और क्लियर कर दूं मित्रों कि जो लोक सेवा आयोग का सदस्य है वो सेवानिवृत्त हो गया है या उसका कार्यकाल पूरा हो गया है तो वो पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। और न ही वो भारत सरकार या फिर किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ले सकेगा, वो लाभ का पद नहीं ले सकेगा। यानी कि लोक सेवा आयोग में अगर कोई सदस्य या फिर अध्यक्ष के रूप में काम कर चुका है तो री अपॉइंटमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है,
और न ही वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर सकेगा। यानी एक बार आपका कार्यकाल पूरा हो गया है तो आप न तो दोबारा से नियुक्त हो सकते हैं और न ही आप कोई गवर्नमेंट जो है लाभ का पद ले सकते हैं। इसके बाद मित्रों हम बात करते हैं लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के संदर्भ में क्या प्रावधान है, यानी कि हटाना, इनको कैसे हटाया जाता है। देखिए, हटाने के लिए सबसे पहले हमें इन पे कोई आरोप लगाना होगा कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है। और क्या आरोप लगाएंगे, और आरोप क्या है, आरोप इन पे लगाएंगे हम कदाचार का। अब देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों कि जब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हम बार बार ये जिक्र कर रहे थे कि इनके सदस्यों को, न्यायाधीशों को अक्षमता व सिद्ध कदाचार के आधार पर लाए गए प्रस्ताव द्वारा हटाया जाएगा। यानी दो आरोप थे। राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमने लिखा था कि अगर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है तो वायलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो उनको इस आधार पर लाए गए महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन यहां पर एक ही शब्द है, कदाचार। प्रश्न बन सकता है मित्रों कि यूपीएससी के सदस्यों को हटाने का आधार है नंबर 1 अक्षमता, नंबर 2 कदाचार, नंबर 3 संविधान का उल्लंघन और नंबर 4 उपरोक्त सभी। ऐसा आ गया है और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न से किस आधार पर लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है। तो मित्रों एक ही आधार है, कदाचार। अक्षमता का उल्लेख नहीं है, संविधान का उल्लंघन का उल्लेख भी नहीं है, अतः उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकते। तो एक ही उत्तर होगा यहाँ पे, कदाचार। कदाचार के आधार पर लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। और देखिए बड़े मजे की बात है कि चाहे तो यूपीएससी है, चाहे एसपीएससी है और चाहे जेपीएससी है, इनको फाइनली जो हटाने की पावर है वो किस में रहती है, राष्ट्रपति में। यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके सदस्यों को भी अगर हटाना है तो फाइनली कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। संघीय लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति हटाए जचता है अपने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों, अध्यक्षों को हटाने की पावर भी राष्ट्रपति में निहित है। अगर कदाचार का आरोप लगाया गया है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच करवाएंगे और करवाएगी जांच के आधार पर राष्ट्रपति फाइनली उनको हटा सकते हैं। अगर मान लीजिए यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी की किसी अध्यक्ष, किसी सदस्य पर कदाचार का आरोप है तो ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति उसको वैसे हटा देंगे। पहले राष्ट्रपति इस चीज को क्लियर करेंगे कि क्या वाकई उन जो कदाचार का उन पे आरोप लगाया गया है वो सही है। तो इसके लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने अगर जांच करके बता दिया है कि उन पे लगाया गया आरोप सही है तो राष्ट्रपति फाइनली उनको हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब जांच करवाई जा रही है, इस दौरान जिस सदस्य पे आरोप लगाया गया है राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं और या फिर राष्ट्रपति सिर्फ उसको सस्पेंड कर सकते हैं, यानी कि उसको निलंबित भी कर सकते हैं। दोनों काम ही कर सकते हैं। एक और बड़ी मजे की बात, कदाचार शब्द को यहां पर परिभाषित किया गया है। अब तक हम अक्षमता, सिद्ध कदाचार पढ़ रहे थे लेकिन हमें पता नहीं था इसका मतलब क्या है। लेकिन यूपीएससी, एसपीएससी सदस्यों के संदर्भ में कदाचार का मतलब क्या है, इसको साफ साफ शब्दों में परिभाषित कर रखा है। हम देखते हैं कदाचार का मतलब क्या है। यहां पे लिखा गया है कि कदाचार का आशय है, क्या है, नंबर 1 कि उस व्यक्ति ने कोई लाभ का पद धारण कर लिया है तो फिर हम ये कहेंगे कि उसमें जो आचरण है वो अच्छा नहीं है, वो कदाचार है, तब उसको कदाचार कहेंगे। अगर उसने कोई लाभ का पद धारण कर लिया है या फिर अगर उसने लाभ का पद, ये लाभ का पद का यहां पर मतलब है गवर्नमेंट सर्विस में, लाभ का पद का मतलब यहां पर है गवर्नमेंट सर्विस में किसी भी प्रकार का पद धारण करना। और दूसरा लिखा गया है कि अगर उसने किसी भी प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं या फिर प्राइवेट कंपनी में अपना हिस्सा डाल लिया है तो भी ये कदाचार है। देखिए, प्राइवेट कंपनी में हिस्सा डालना कदाचार कैसे हो सकता है, तो इसका ये मतलब है कि भाई वो अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है,
एक लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में जो उसको वेतन भत्ते मिल रहे हैं, जो उसको सुविधाएं मिल रही है, वो उसे संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद रहा है। अब चूंकि वो अपने वेतन भत्तों से संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब रिश्वत भी ले सकता है। इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, कदाचार, इसलिए हमने इसको कदाचार कहा। और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, कदाचार। और इसके आधार पर यूपीएससी या एसपीएससी के सदस्यों को, अध्यक्षों को हटाया जा सकता है। हटाएंगे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति हटाएंगे उसको सर्वोच्च न्यायालय के एक जांच के आधार पर। लेकिन जब जांच हो रही है तब उसको पहले ही हटाया जा सकता है, या फिर सिर्फ उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर कोई अन्य, मतलब कदाचार का आरोप नहीं है, कोई आरोप है उस व्यक्ति पर, अन्य आरोप है, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को बिना किसी सुप्रीम कोर्ट की जांच के हटा सकते हैं। यानी राष्ट्रपति कोई जांच नहीं करवाएंगे, उस पर कोई आरोप लगाया गया है, राष्ट्रपति उसको कहेंगे भाई त्याग पत्र दो, ऐसा भी हो सकता है। अगर उस पर कदाचार का आरोप है तो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाई जाएगी, लेकिन उस पर कोई और कोई आरोप है तो फिर जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति उसको बिना किसी जांच के ही हटा सकते हैं। ऐसा हमारे संविधान में उल्लेखित है। अब हम देखते हैं मित्रों कि लोक सेवा आयोग करता क्या है, इसके काम क्या है, कार्य क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने कार्य। और कार्य में जो हम पहला पढ़ने जा रहे हैं मित्रों, वो ये है, सभी को पता है लोक सेवा आयोग क्या करता है। लोक सेवा आयोग भर्ती करता है। और भर्ती में क्या करता है, भर्ती में वो आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। हम फॉर्म भरते हैं ना, आप लोग भी भरते होंगे, जो सरकारी सर्विस जो होती है उसके जो हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वो कोई ना कोई आयोग ही करवाता है। तो सबसे पहले आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। कौन करेगा, लोक सेवा आयोग। अगर राज्य का है तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और अगर संघ का है तो फिर यूपीएससी। फिर जब आवेदन पत्र उसको मिल जाएंगे, फिर वो उन आवेदन पत्रों की छंटनी करेगा, क्योंकि उसमें कुछ आवेदन पत्र रिजेक्ट हो जाते हैं, जो योग्य नहीं होते हैं, उनके आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाते हैं, छंटनी करता है। फिर जब ये आवेदन पत्र भर चुके होते हैं, उसके बाद में क्या होता है, आयोग प्रवेश पत्र जारी करता है। एडमिट कार्ड जारी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, परीक्षाएं दी होगी, एडमिट कार्ड जारी करता है। फिर एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं तो परीक्षा केंद्रों का आयोजन होता है, या हम यूं कहूं कि परीक्षा केंद्रों का इंतजाम किया जाता है। कहां कहां पर परीक्षा केंद्र होंगे, ये भी कौन तय करता है, आयोग करता है। परीक्षा केंद्र हो गई, फिर परीक्षा लेता है। अब परीक्षा लेने के बाद क्या होता है, आयोग परिणाम जारी कर देता है। अब परिणाम जारी करने के बाद आयोग का कोई भी कार्य नहीं है मित्रों। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मान लेते हैं कि सरकार कोई भर्ती करवा रही है, हम यूपीएससी की बात करते हैं, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लेते हैं 1000 पदों के लिए भर्ती करवाना चाहती है। आईएएस की भर्ती हो रही है और 1000 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। पद 1000 होंगे, 2000 होंगे, 1500 होंगे, 500 होंगे, ये सरकार तय करेगी, ये आयोग तय नहीं करेगा। सरकार अपने बजट के हिसाब से पदों की संख्या का निर्धारण करेगी। अब सरकार कहेगी आयोग को कि भाई हमें 1000 पदों पे भर्ती करनी है, जिसमें एससी का आरक्षण इतना है, एसटी का आरक्षण इतना है, और ओबीसी का आरक्षण इतना है, और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इतना है। इस सब कुछ बता दिया, और इस आरक्षण के आधार पर हमें 1000 सीटों का सिलेक्शन करके रिपोर्ट सौंपिए। अब देखिए, आरक्षण कितना कितना मिलेगा ये आयोग थोड़ी ना तय करेगा, कितना आरक्षण देना है ये तो सरकार तय करेगी। आयोग ने तो इस आरक्षण के आधार पर इन 1000 सीटों को बांटना है कि इसमें एससी के कितने होने चाहिए, इसमें एसटी के कितने होने चाहिए, इसमें ओबीसी कितने होने चाहिए, इसमें ईडब्ल्यूएस कितने होने चाहिए, महिलाएं कितनी होनी चाहिए, टीएसपी कितने होने चाहिए, नॉन टीएसपी कितने होने चाहिए। ये सारा का सारा सरकार बताएगी, और उसके आधार पर आयोग क्या करेगा, भर्ती करवा के और फाइनली एक परिणाम, रिजल्ट निकालकर सरकार को दे देगा, और सरकार बाद में उनकी नियुक्ति करेगी।
उनको अलग अलग जो भी होगी उनकी जो रैंक के हिसाब से उनको अलग अलग क्षेत्रों में उनकी ज्वाइनिंग देगी। ये सरकार देगी। ज्वाइनिंग कब देनी है, कहाँ देनी है, कैसे देनी है, ये सरकार पर निर्भर करता है। आयोग का इस संदर्भ में कोई रोल नहीं है। आयोग के पास काम आया कि 1000 पदों की भर्ती करनी है और ये 1000 व्यक्ति सिलेक्ट करके आयोग ने सरकार को सौंप दिए, बस आयोग का सिर्फ इतना ही काम है। लेकिन इस काम के दौरान जितने भी प्रोसेसिंग होगी, प्रक्रिया होगी, वो सारी आयोग करेगा। क्लियर मित्रों? भर्ती करवाना पहला काम हो गया। दूसरा काम है परामर्श करना, सरकार को एडवाइस देना कि भर्तियों के संदर्भ में क्या कुछ नवाचार अपनाए जा सकते हैं। अब देखिए परामर्श क्या देगा? परामर्श दे सकता है आयोग कि भर्ती करनी कैसे है, भर्ती करने का तरीका क्या होगा। भी हमें सिर्फ और सिर्फ परीक्षा लेनी है, हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेना है, या हमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम लेने हैं, क्या इसमें इंटरव्यू होना चाहिए, क्या इसमें जो फिजिकल जो अपने देखते होते हैं या मेडिकल वगैरह होते हैं, क्या वो क्वालिफिकेशन भी देखनी है, किस संदर्भ में देखनी है, ये परामर्श कर सकता है। लेकिन फाइनली जो भर्ती करने का तरीका होता है वो सरकार तय करती है। हमें एक एग्जाम लेना है या हमें इस संदर्भ में 2 अलग अलग एग्जाम लेने हैं, एक प्री एग्जाम एक फाइनल एग्जाम, क्या हमें केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेना है या फिर हमें सब्जेक्टिव एग्जाम लेना है, क्या इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, ये सारा सरकार तय करती है। लेकिन इस संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन देनी है तो आयोग दे सकता है, परामर्श दे सकता है। उस परामर्श को मानना या न मानना पूर्णतः सरकार पर निर्भर है। तो पहला तो होगा भर्ती करने का तरीका क्या होगा, इस संदर्भ में आयोग सिफारिश कर सकता है। दूसरा जो है वो हो जाएगा पदोन्नति के संदर्भ में। पदोन्नति यानी कि प्रमोशन कैसे होना चाहिए। हालांकि प्रमोशन कब होगा, कितना होगा और किस पद पर होगा, ये सरकार तय करती है। लेकिन आयोग चाहे तो इस संदर्भ में सरकार को परामर्श दे सकता है। अगर हम राज्य के पद की बात कर रहे हैं, राज्य के पद में प्रमोशन करना है तो राज्य सरकार करेगी, लेकिन इस संदर्भ में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन परामर्श दे सकता है। और अगर हम बात करते हैं अगर केंद्र का पद है, उसकी पदोन्नति की बात हो रही है, तो पदोन्नति हमेशा सरकार करती है। लेकिन इस संदर्भ में क्या कुछ नए नवाचार हो सकते हैं, ये परामर्श कर सकता है संघीय लोक सेवा आयोग। और तीसरा जो परामर्श है कि जो लोक सेवक होते हैं और उन लोक सेवकों पर अगर किसी वक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी पड़े तो वो कैसे होनी चाहिए, किस रूप में होनी चाहिए, इस संदर्भ में भी आयोग सरकार को परामर्श दे सकता है। लेकिन आयोग के ये जो परामर्श हैं वे बाध्यकारी नहीं है। सरकार चाहे तो इन परामर्श को माने या सरकार चाहे तो इन परामर्श को नहीं माने, ये बाध्यकारी नहीं है। तो 2 काम कर लिए मित्रों, पहला होता है भर्ती करना और दूसरा होता है परामर्श देना। और तीसरा जो काम है वो क्या है कि आयोग एक रिपोर्ट, हर वर्ष एक रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। यानी अगर राज्य की बात करें तो राज्य सरकार को सौंपी जाएगी, अगर केंद्र की बात है तो केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। और सरकार चाहे तो उन बातों को माने चाहे तो नहीं माने, पहले बात कर चुके हैं कि वो रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती। लेकिन अगर सरकार उस बात को नहीं मान रही है तो कारण सहित बताना होगा कि क्या कारण है कि हमने यूपीएससी या फिर एसपीएससी की इस रिपोर्ट को, इस अनुशंसा को क्यों नहीं माना है, उसका कारण भी बताना होगा। तो ये थे मित्रों लोक सेवा आयोग के कार्य है। और एक बात आपको बता दूं कि अनुच्छेद 16(4) जो कि आरक्षण का उल्लेख है और अनुच्छेद 334 और अनुच्छेद 335 के संदर्भ में आयोग को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण के संदर्भ में आयोग के पास कोई पावर नहीं है। आयोग केवल परामर्श कर सकता है, लेकिन फाइनली क्या प्रारूप रखना होगा आरक्षण का क्या है वो सरकार पर ही तय करता है। तो ये मित्रों था अपना लोक सेवा आयोग, जिसमें हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को जॉइंट रूप में पढ़ा। अभी हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और जो अधिकरण है, एक जो संस्था है, उसके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं। CAT यानी कि केंद्रीय
प्रशासनिक अधिकरण। मित्रों, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग संस्था है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूट था, यानी कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में इस संस्था का उल्लेख मित्रों नहीं था। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, तो अब इसका उल्लेख कैसे आ गया? देखिए ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। तो इसका उल्लेख किया गया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत आर्टिकल 323A के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया। और इसकी जो मित्रों स्थापना की गई, वो स्थापना की गई 1985 में। देखिए इस चीज को दोबारा से सुनिए, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, पहली बात तो ये। फिर बाद में क्या किया गया, इंदिरा सरकार द्वारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन एक ऐसा संविधान संशोधन था जिससे बच्चा बच्चा परिचित है। ये आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, आज तक का सबसे विवादित संविधान संशोधन था। इसको इंदिरा संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 323A जोड़ा गया और इसी आर्टिकल के तहत CAT यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का जिक्र किया गया। परंतु 1976 में जिक्र होने के बाद, उल्लेख होने के बावजूद भी इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1985 में। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि CAT का उल्लेख कब किया गया, तो 1976 में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी स्थापना या गठन कब किया गया, तो 1985 में। अब देखिए मित्रों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बड़ा जोरदार है। क्यों जोरदार है? क्योंकि इसमें एक होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने होते हैं मित्रों, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, 16 उपाध्यक्ष। ये भारतीय संविधान की एकमात्र संस्था है जिसमें 16 उपाध्यक्ष हैं। हमने एक उपाध्यक्ष सुना है, हम जितनी भी संस्थाएं हैं लगभग सभी में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है, लेकिन इसमें 16 उपाध्यक्ष हैं। और मित्रों इसमें उसके बाद 49 अन्य सदस्य हैं। एक अध्यक्ष हो जाएगा, 16 उपाध्यक्ष हो जाएंगे और 49 अन्य सदस्य हैं। है ना बड़ा मजेदार संस्था, बड़ा मजेदार स्ट्रक्चर। 16 उपाध्यक्ष हैं इसमें। अब इनके जो सदस्यों की हम योग्यता की बात करें, तो सदस्यों की या उपाध्यक्ष दोनों की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, दोनों को ही नियुक्त कर लिया जाता है। या तो वो प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में से कोई न्यायाधीश हो या फिर रह चुका हो, को इस अधिकरण में नियुक्त किया जा सकता है। परंतु अध्यक्ष के लिए यह अनिवार्य है कि वो हाई कोर्ट का या तो चीफ जज रह चुका हो या फिर वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में वो हो। क्या है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की योग्यता क्या है, तो इसमें योग्यता क्या है कि प्रशासनिक अधिकारियों को और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, दोनों को ही सम्मिलित रूप में इसमें नियुक्त किया जाता है। लेकिन जो अध्यक्ष होगा वो हाई कोर्ट का चीफ जज या तो हो या फिर रह चुका हो। उसके बाद में हम बात करते हैं मित्रों नियुक्ति की। नियुक्ति कौन करता है? और मुझे लगता नहीं इस चीज को पढ़ने की आवश्यकता है जब भी हम बात करेंगे नियुक्ति की, क्योंकि CAT केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, तो नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों कार्यकाल की। तो कार्यकाल में भी बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। जो CAT का अध्यक्ष है और जो CAT के उपाध्यक्ष हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष और इनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो होती है 65 वर्ष। लेकिन जो CAT के बाकी जो सदस्य हैं, 49 सदस्य के बारे में जो हमने जिक्र किया, इनका कार्यकाल तो 5 वर्ष ही होगा, लेकिन जो इनकी रिटायरमेंट एज है वो है 62 वर्ष। तो ये भी बड़ा मजेदार पॉइंट है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष
और सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। और जो सदस्य है उनका कार्यकाल तो 5 वर्ष है, परंतु उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो है 62 वर्ष। और अगर इनको हटाना पड़े तो इनके हटाने का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। इनको हटाया जा सकता है अक्षमता व सिद्ध कदाचार के आधार पर। देखिए यहाँ पे दोनों ही आधार हैं, अक्षमता और कदाचार के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय से करवाई गई जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि सीएटी के सदस्यों को, अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को हटाने की जो अंतिम शक्ति है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। लेकिन राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं हटाएंगे, राष्ट्रपति इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से करवाई गई जांच के आधार पर ही राष्ट्रपति इनको हटाएंगे। और उसका जो आधार है वो है अक्षमता और कदाचार। अभी हम पढ़ रहे थे यूपीएससी के बारे में, एसपीएससी के बारे में। उनको सदस्यों को हटाने का एक ही आधार था, कदाचार। लेकिन यहाँ पे दो है, अक्षमता भी है, चाहे वो शारीरिक अक्षमता है या फिर मानसिक अक्षमता है, और कदाचार तो है ही। अब हम बात करते हैं सीएटी के कार्य क्या है। तो कार्य इसका मुख्यतः एक ही है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, और अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। वर्तमान में 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और इसके अलावा जितनी भी प्रकार की केंद्रीय सेवाएं हैं, और केंद्रीय सेवाओं की ग्रेड चाहे वो ए है, बी है, सी है या डी है, इन सभी सेवाओं से संबंधित में जो भर्ती है, भर्ती की प्रक्रिया और उसकी सेवा शर्तों के संदर्भ में सुनवाई करने की जो शक्ति है वो किसके पास है मित्रों? सीएटी के पास। यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, प्राधिकारी हैं, और उस संबंध में जितनी भी भर्ती की प्रक्रियाएं हैं, उनकी सेवा शर्तों के संदर्भ में सुनवाई करने की जो शक्ति है वो सीएटी में निहित रहती है। लेकिन सीएटी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम नहीं होता। सीएटी के निर्णय के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं। सीएटी का निर्णय अपने आप में अंतिम फैसला नहीं होता है। तो इसके साथ ही मित्रों अपना सीएटी वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा होता है। आज हमने संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।